Adsorption is classified into two categories depending on the type of attraction between the adsorbent and adsorbate. इसको आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. One is physical adsorption. फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं इसे. केमिकल एडसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं इसे. तो फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन की हम बात करें. आई स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट. मैं इनको कुछ डिफरेंसेस के फॉर्म में आपको बताऊंगा. एक बात निश्चित है, एडसॉर्प्शन मतलब एक सब्सटेंस है, वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस उसकी सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. लेकिन फिजिकल एडसॉर्प्शन वह जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस का टाइप बिटवीन द एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं. एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं. इधर केमिकल बॉन्ड्स होते हैं. केमिकल बॉन्ड्स जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं. वैंडरवॉल फोर्सेस जो फिजिकल फोर्सेस में काउंट होते हैं, फिजिकल फोर्सेस, इसीलिए आपने इसको फिजिकल एडसॉर्प्शन कहा है. जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन होता है इसमें, इट इज ऑफ द ऑर्डर 40 किलोजूल पर मोल. इधर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन होता है इज ऑफ द ऑर्डर 400 किलोजूल पर मोल. इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि दोनों में जो लिबरेटेड हीट है, एडसॉर्प्शन होने पर किलोजूल पर मोल में हीट लिबरेटेड इसमें 40, इसमें 400 बताई है. यह वैल्यू इंडिकेट करती है कि दोनों के बीच का अट्रैक्शन पुअर, वीक फिजिकल फोर्सेस. यह वैल्यू इंडिकेट करती है कि दोनों के बीच का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में. राइट. अदर देन दैट कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस पर आते हैं. फिजिकल एडसॉर्प्शन एक रिवर्सिबल फेनोमेना है. केमिकल एडसॉर्प्शन इरिवर्सिबल फेनोमेना होता है. एडसॉर्ब्ड सब्सटेंस को डिसॉर्ब करवाना इजीली पॉसिबल होता है व्हेन इट इज फिजिकली एडसॉर्ब्ड, जबकि केमिकली एडसॉर्ब्ड सब्सटेंस का डिसॉर्प्शन इजीली पॉसिबल नहीं होता. इसलिए हम इस रेफरेंस में इसको रिवर्सिबल और इसको इरिवर्सिबल फेनोमेना कहेंगे. नेक्स्ट टू दैट, फिजिकल एडसॉर्प्शन में जो एडसॉर्बेंट होता है, एडसॉर्बेंट यानी क्या, जिसकी सरफेस यूज होती है, और एडसॉर्बेट जो सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा. तो जो एडसॉर्बेट होता है उसके मॉलिक्यूल्स एडसॉर्बेंट की सरफेस पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनाते हैं. मतलब वन अबाउट द अदर बहुत सारी लेयर्स बन सकती हैं. आई राइट इट. फिजिकल एडसॉर्प्शन adsorbate forms multi-molecular layer. जो एडसॉर्बेट की पूरी लेयर बनेगी उसमें वन अबाउट दी अदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. परंतु जब केमिकल एडसॉर्प्शन होता है तो एडसॉर्बेट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर. क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल इंटरैक्शन है, तो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स की यदि एक लेयर आ जाती है और केमिकल इंटरैक्शन हो जाता है तो सरफेस अब पूरी ऑक्यूपाइड है. जो उसके ऊपर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं अब वो फर्दर किसी और मॉलिक्यूल्स को ट्रैप नहीं कर पाएंगे. इस वे में कहा जाता है कि यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है यहां पर एडसॉर्बेट, और यहां पर एडसॉर्बेट मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है. ऑलराइट, इसके आगे बढ़ते हैं. यदि प्रोसेस फिजिकल एडसॉर्प्शन की होती है तो जो गैसेस, जैसे कॉमनली मैंने कहा है कि एडसॉर्प्शन में सॉलिड और गैस ये कॉम्बिनेशन होता है,
तो जो गैसेस आसानी से लिक्विफाइबल होती है उनका एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो इसका डिटेल अभी और आएगा, यू नीड नॉट वरी। मोर extent of adsorption, more extent of adsorption takes place with easily liquefiable gases। जितने भी पॉइजनस गैसेस होती है, हाई मॉलिक्यूलर मास वाली गैसेस होती है, पोलर नेचर वाली गैसेस होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूं मैं, जितनी भी पॉइजनस गैसेस होंगी जनरली ये पोलर नेचर होता है इनका, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पोलर बॉन्ड्स होते हैं और इनके हाई मॉलिक्यूलर मास भी होते हैं। ऐसी गैसेस का लिक्विफिकेशन इजी होता है। लिक्विफिकेशन आसान होना, जिसको आप क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, मोर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब लिक्विफिकेशन इजी। ऐसी गैसेस ज्यादा इजीली फिजिकल फोर्सेस डेवलप कर पाती हैं, क्योंकि फिजिकल फोर्सेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि गैसेस का मॉलिक्यूलर मास कैसा है, वो वैन डर वाल फोर्सेस किस तरह से डेवलप करेंगी। सो दैट वे ये कंक्लूजन निकला है कि मोर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस विथ इजीली लिक्विफाइबल गैसेस। जबकि जब आप केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो ये लिक्विफाइबिलिटी ऑफ गैसेस से रिलेटेड ही नहीं होता। इट इज नॉट रिलेटेड टू द लिक्विफाइबिलिटी ऑफ गैसेस। कोई केमिकली एड्सॉर्ब कितना होगा, किस एक्सटेंट तक होगा, इस बात का रिलेशन लिक्विफाइबिलिटी ऑफ गैसेस के साथ नहीं होता है। कुड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसको मैं एक बात से अप्लाई करके आपको बताता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जो पॉल्यूशन मास्क का हम यूज करते हैं, उस पॉल्यूशन मास्क में पॉल्यूटेड एयर एंटर हो रही है। अब पॉल्यूटेड एयर में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर्स प्लस पॉल्यूटेंट्स, राइट। अदर्स मतलब जो भी वन पार्ट इनर्ट पार्ट होता है, इनर्ट गैसेस भी होती हैं इसके अंदर, सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑल सच गैसेस। अदर्स मतलब जो पॉल्यूटेंट्स नहीं है, प्लस पॉल्यूटेंट्स जो साथ में इस एयर के अंदर है। ऐसा करके जब ये एंटर होगा, किसमें? एक्टिवेटेड चारकोल के कांटेक्ट में आएगा, मास्क के अंदर एंटर हुआ एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल will adsorb the pollutants, but it will not adsorb nitrogen, oxygen and some others। ये रह गए, ये बीच में इसने एड्सॉर्ब कर लिया। हाउ डिड इट हैपन? इसने इसी को क्यों रोका, इनको क्यों नहीं रोक लिया? इनको रोक लिया होता तो पॉल्यूशन मास्क का यूज करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, सारी गैसेज ही रुक जाती, राइट। हम चाहते ही वही है कि पॉल्यूटेंट्स रुक जाएं और रिमेनिंग एयर, पॉल्यूशन फ्री एयर हमें मिल जाए। सो दैट वे एक्टिवेटेड चारकोल ने पॉल्यूटेंट्स को एड्सॉर्ब किया। क्यों एड्सॉर्ब किया? ये सिलेक्टिव क्यों था? क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस जो इजीली लिक्विफाइबल नहीं होती हैं, कंपेयर्ड टू दैट पॉल्यूटेंट्स इजीली लिक्विफाइबल होते हैं। जितने भी पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, इस तरह के सभी जो भी पॉल्यूटेंट्स और हो सकते हैं इन द गैस फेज, ये सब हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं। इनका लिक्विफिकेशन आसान होता है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। इन सभी वजह से यहां पर पॉल्यूटेंट्स रुक जाते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल उनको एड्सॉर्ब कर लेता है एंड वी गेट द पॉल्यूटेंट फ्री एयर।
राइट? आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को रिलेट करते हैं। आप सोचें इसके बाद व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। अभी अभी पहले पॉइंट में बात हुई कि वैंडरवॉल फोर्सेस डेवलप हुए हैं। नेचुरली यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट एक दूसरे से सेपरेट होना चाहेंगे, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर दे गेट मोर एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स विथ मोर एनर्जी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। सो दैट वे फिजिकल एड्सॉर्प्शन की एक्सटेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होने लगती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर decreases physisorption. I hope this point is also clear. परंतु आइए अब केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें। फ्रेंड्स, केमिकल एड्सॉर्प्शन एक केमिकल रिएक्शन की तरह होता है। इट इज लाइक अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं, जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके बारे में सोचिए। क्या आपको एक्टिवेशन का कंसेप्ट कुछ पता है? रिकॉल करें। आप अदर टॉपिक्स में कई जगह पर यह बात करते हैं केमिस्ट्री में कि सब्सटेंसेस को हमें जब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलना हो तो दे मस्ट बी ब्रॉट इन द स्टेट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट, और उसके लिए उनको एक्टिवेट करना होता है। एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको प्रोडक्ट में लाने के लिए, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वी कॉल इट एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल एड्सॉर्प्शन एक केमिकल रिएक्शन की तरह देखा जाए तो इनिशियली क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैं बात कर रहा हूं रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाते हुए, यहां मैंने बात की कि रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन घटेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस फिजिसॉर्प्शन। यहां मैं बात कर रहा हूं रूम टेम्परेचर से आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे, जिसके कारण अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। जी हां, इनिशियली ये बढ़ेगा, बट वंस दैट लिमिट इज अचीव्ड कि जिसके बियॉन्ड टेम्परेचर अब दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम करने लगा, ये वाले अट्रैक्टिव फोर्स यदि ब्रेक होने लग जाएं, इतना टेम्परेचर है तो फिर एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा। कंक्लूजन शॉर्ट में निकालें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ पहले बढ़ता है फिर घटता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्स्ट increases, then decreases, the extent of chemisorption. I hope this point is also clear now. Increase in temperature first increases and then decreases the chemisorption. टेम्परेचर बढ़ाने से पहले मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा जो एक्टिवेटेड स्टेट में है, उसके कारण एड्सॉर्प्शन पहले बढ़ेगा। बट वंस वो लिमिट क्रॉस हुआ जिससे कि केमिकल बॉन्ड्स या बोलिए अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम होने लग जाएं दोनों के बीच के, वो एड्सॉर्प्शन की एक्सटेंट को फिर डिक्रीज करने लगेगा। एक पॉइंट और बचा है जिसको वैसे हम सेपरेटली अभी फैक्टर्स के साथ में भी डिस्कस करेंगे। आई इंक्लूड दैट प्रेशर। आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, गैस एड्सॉर्ब हो रही है सॉलिड पर, गैस को आप प्रेशर बढ़ाकर एड्सॉर्ब करवा रहे हो। नेचुरली जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, इसका मतलब लिक्विफिकेशन की टर्म्स में सोचिए और इजीली समझ में आएगा। यदि आप प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ा रहे हैं मतलब उसका लिक्विफिकेशन आसान करने जा रहे हैं। यदि लिक्विफिकेशन आसान होगा तो आप अब डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस मोर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन शो करती है, तो नेचुरली
इंक्रीज इन प्रेशर लिक्विफिकेशन आसान बनाएगा और उसकी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ाएगा। कौन सी वाली? फिजिकल। आई राइट इट, इंक्रीज इन प्रेशर increases the extent of physical adsorption. इधर मैंने लिखा है नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। कोई बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट जनरली नहीं देखा जाता केमिकल एड्सॉर्प्शन में, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का कोई एग्जैक्ट एब्सोल्यूट रिलेशनशिप इसमें नहीं मिलता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप इस तरह का कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। दीज आर द पॉइंट्स जिसमें फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन को डिस्टिंग्विश करते हैं। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और बात करते हैं फैक्टर्स गवर्निंग द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हालांकि इसमें एक ही फैक्टर जो अभी मैंने लास्ट में बताया है, प्रेशर, जो इस जगह पर मैंने बहुत ज्यादा रिलेट नहीं किया, उसी को मैं उस टॉपिक में इंक्लूड करके बताऊंगा। हेडिंग लेते हैं फैक्टर्स गवर्निंग the extent of adsorption. Factors governing the extent of adsorption. Extent of adsorption, इसे मैं एक्सप्रेस करूंगा in terms of x by m, where x will stand for the amount of adsorbate per unit amount of adsorbent. M will be the mass of adsorbent, X will be the amount of adsorbate. तो extent of adsorption को मैं X by M टर्म दे रहा हूं। फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स नंबर 1, फ्रेंड्स एड्सॉर्प्शन में दो ही चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले दोनों का नेचर, जैसे पहला फैक्टर मैंने ले लिया नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, जिसके कारण ये फेनोमेना हो रहा है वो कैसा है, इस पर तो बहुत कुछ डिपेंडेंट है। जो एड्सॉर्प्शन में इन्वॉल्व है, सॉलिड वाली बात हो रही है, सॉलिड और गैस का यदि कॉम्बिनेशन लिया है हमने, तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट जब जब ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा तब तब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, इसमें मैं दो चीजें मेंशन करूंगा, मोर सरफेस एरिया इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मोर सरफेस एरिया इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। नेचुरली, क्योंकि सरफेस फेनोमेना है, सरफेस ज्यादा होगी तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। सरफेस ज्यादा करने का तरीका, कोर्स पार्टिकल्स के कंपैरिजन में फाइनली डिवाइडेड ले लीजिए पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स के कंपैरिजन में छोटे पार्टिकल्स लीजिए, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। फाइनली डिवाइडेड के कंपैरिजन में पाउडर्ड सब्सटेंस ले लीजिए और सरफेस बढ़ जाएगी। कोर्स पार्टिकल्स कम एड्सॉर्ब करेंगे, फाइनली डिवाइडेड ज्यादा एड्सॉर्ब करेंगे, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ द सॉलिड मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन शो करेगा। तो हम यूजुअली जो भी सॉलिड लेते हैं उसका ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, उससे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। नंबर 2, इट शुड बी एक्टिवेटेड। इसका मतलब क्या है? टर्म बहुत छोटी सी है, सिंपल है। एक्टिवेटेड का मतलब इट शुड बी रेडी टू एड्सॉर्ब। हम एक वर्ड यूज करते आ रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या मतलब? चारकोल इज एक्टिवेटेड। नॉर्मल चारकोल जो होता है उसमें और एक्टिवेटेड चारकोल में क्या फर्क होगा? जो एक्टिवेटेड चारकोल होगा उसकी सरफेस बिल्कुल तैयार होगी कि कुछ एड्सॉर्ब कर लिया जाए। इसका तरीका यह होता है कि जैसे हम चारकोल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं,
एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो तो एडसॉर्ब कर लेगा, जिसके कांटेक्ट में आया वो एडसॉर्ब कर लेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो चारकोल, नॉर्मल चारकोल होता है, उसको वैक्यूम में स्ट्रांगली हीट करते हैं। स्ट्रांगली हीटिंग इन वैक्यूम उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो एडसॉर्ब्ड सब्सटेंसेस है उनको डिसॉर्ब करवा देता है। जब चारकोल को आपने मैन्युफैक्चर किया तब उसने जो चीजों को एडसॉर्ब कर लिया था, जो गैसेस को एडसॉर्ब कर लिया था, उनको हटाना है, उनको डिसॉर्ब करवाना है। तो वैक्यूम में स्ट्रांग हीटिंग उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। बस इतना सा मीनिंग होता है एक्टिवेटेड सब्सटेंस का। एडसॉर्बेंट शुड बी इन द एक्टिवेटेड स्टेट। नंबर 2, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट मतलब अपने कंसेप्ट जो माइंड में है उसके हिसाब से अब हम गैस के नेचर की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी बात हो चुकी है। नेचर ऑफ एडसॉर्बेट कैसा होना चाहिए? इजीली लिक्विफाइबल, gases undergo more extent of adsorption। एक बार शॉर्ट में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी पॉइजनस गैसेस होती हैं सबके क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। आसान लैंग्वेज में मैं कहूं तो सब हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, इसलिए सब इजीली लिक्विफाइबल होते हैं। इसीलिए इनका प्रेफरेंस में एडसॉर्प्शन कर लेते हैं, जो भी एडसॉर्बेंट्स आप लेते हैं। राइट, अदर देन दीज टू फैक्टर्स, एक फैक्टर अभी टेम्परेचर की बात हुई थी, मैक्सिमम फेनोमेना फिजिकल एडसॉर्प्शन है। जो एडसॉर्प्शन फेनोमेना होते हैं मोस्टली वो फिजिकल होते हैं, तो अपना मेन फोकस भी वैसे फिजिकल एडसॉर्प्शन पर है। लेकिन मैंने टेम्परेचर के इफेक्ट में दोनों बातों को क्लियरली अलग अलग बताया था, जो मैं अब फिर से बता रहा हूं आपको कि यदि हम ग्राफिकली देखें टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, हम ऑब्जर्व करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। नो नो नो, व्हाट इज दैट? टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होना चाहिए। दैट इज नॉट करेक्ट। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन शुड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एम आई राइट? एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर एक बार फिर से सोचते हैं। इसमें जरूर हम पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज बता रहे हैं। रिकॉल करिए दो केस कौन कौन से थे। मैंने कहा था जब हम फिजिकल एडसॉर्प्शन की बात करेंगे, फिजिकल एडसॉर्प्शन, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। केमिकल में क्या होता है? पहले एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ने लगता है क्योंकि मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड स्टेट में एंटर होने लगते हैं, बट आफ्टर सर्टेन लिमिट जब बॉन्ड्स या अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम होने लग जाए उतने टेम्परेचर पे जाके एक्सटेंट डिक्रीज होने लगती है। सो दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। ये टेम्परेचर के इफेक्ट्स हैं फिजिकल और केमिकल के रेफरेंस में। अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। Effect of pressure on the extent of adsorption. Of course it is the fourth factor, लेकिन मैंने इसको एक अलग से हेडिंग दिया है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। See this time? जी हां, हम फिजिकल एडसॉर्प्शन की बात करेंगे क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट, एप्रिशिएबल इफेक्ट किस पर है? फिजिकल एडसॉर्प्शन पर।
तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के साथ प्रेशर का रिलेशन क्या आता है, मैं यहां पर ग्राफिकली भी इसको बताऊंगा, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप इस तरफ प्रेशर वर्सेस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं। आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है। ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है फ्रेंड्स, लाइक दिस। ये ग्राफ क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, लेट अस टॉक अबाउट इट। एट लो प्रेशर रेंज, एट लो प्रेशर रेंज, मैं बात कर रहा हूं बहुत कम प्रेशर, इस प्रेशर रेंज की, यहां तक बहुत लो प्रेशर रेंज में, यहां से यहां तक आप ग्राफ को ऑब्जर्व करिए। यू विल फाइंड इट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा और आगे तक भी आप उसको रिलेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लो प्रेशर की रेंज है। यहां तक मैंने इसको चलिए बता दिया है। ये लो प्रेशर की रेंज में आप देख रहे हैं कि जो x/m की वैल्यू है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स कमिंग अ स्ट्रेट लाइन। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एम आई राइट? इसके बाद आप हाई प्रेशर रेंज पर चले जाइए। इस प्रेशर पर, इस प्रेशर के बियॉन्ड आप देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। अपने एक मैक्सिमा पर पहुंचकर ये कांस्टेंट हो गई। व्हाट डज इट मीन? एट हाई प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट खत्म ही हो गया। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हैज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। क्या मैं इसको x/m प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0 लिख दूं? चलेगा, राइट? अब जिस प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अपना मैक्सिमम लेवल अचीव कर लेती है उसको बोला जाता है सैचुरेशन प्रेशर। इसको मैंने लिखा है PS। मतलब अबव द सैचुरेशन प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर प्रेशर चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन प्रेशर। आप ऑब्जर्व करें ये दोनों रेंज। लो प्रेशर पर इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले को x/m प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 कहूं तो भी चल जाएगा, ओके? और इसको मैं p टू द पावर 0 बोल रहा हूं। अब इसका क्या मतलब है? अब मैं बोल रहा हूं एट मॉडरेट प्रेशर रेंज। मॉडरेट मतलब ये बीच की रेंज। एट मॉडरेट प्रेशर, प्रेशर मॉडरेट लिया जाए, ना वेरी लो ना ही वेरी हाई। ऐसे केस में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n। व्हाट डज इट मीन? 1/n मतलब 0 से 1 के बीच में एक फ्रैक्शनल पावर होगी। p टू द पावर 1/n p की फ्रैक्शनल पावर के प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मॉडरेट प्रेशर रेंज में। यहां पर यदि हम देखते हैं तो, क्योंकि लो प्रेशर पर p टू द पावर 1, हाई प्रेशर पर p टू द पावर 0, तो इन बिटवीन क्या? 1 और 0 के बीच की वैल्यू। 1 और 0 के बीच की वैल्यू मतलब फ्रैक्शनल पावर, जिसको मैंने 1/n करके लिखा है, राइट? इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। इस रिलेशन को यदि मैं इक्वेट कर देता हूं तो आई हैव टू टेक अ कांस्टेंट हियर, एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट K, एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट K इंटू p टू द पावर 1/n। ये x/m के इक्वल बताया हमने। जरा फ्रेंड्स इसका लॉगरिथमिक फॉर्म देखिए क्या होगा। व्हाट विल बी द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन? log x/m will be equals to log k plus 1/n log p, राइट? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी मतलब यदि ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log of x/m versus log p,
इफ ग्राफ प्लॉटेड इज log x by m वर्सेस log p, तो आपको क्या मिलेगा? वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, वी गेट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 1 by n and the intercept will be log k. डेफिनेटली ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन और प्रेशर का आपस में रिलेशनशिप। ये जो आप रिलेशनशिप देखते हैं इसको फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन isotherm, this is called as Freundlich adsorption isotherm। ये रिलेशनशिप फिजिकल एडसॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन और प्रेशर का रिलेशनशिप। सो आई होप एडसॉर्प्शन फेनोमेना विथ दीज फैक्टर्स एंड ऑल, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। टॉपिक में अब इसके बाद एप्लीकेशंस आते हैं, जिनको मैं बिगिनिंग में कुछ पॉइंट्स बोल चुका हूं। इसके बाद आपको एक बार एप्लीकेशंस थोड़े रिकॉल कर लेना चाहिए, अपने नोट्स एक बार देखें, बुक्स पढ़ें, क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं आप तो यू विल कम अक्रॉस द एप्लीकेशंस। अलग से जरूरी नहीं है उनको याद करना है आपको। एट द टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन कंसेप्ट्स के बेसिस पर जो हमने टॉपिक में कवर अप किए हैं, ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशंस आपको समझ में आएंगे कि कहां कहां एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशंस हैं। मैंने जो सिर्फ 2-3 एप्लीकेशंस बोले हैं, ये बहुत एलिमेंट्री लेवल पर गुड एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप माइंड में रख सकते हैं। अदर देन दैट आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, कोलॉइड्स, इसके बाद में कैटालिसिस, इन सभी में भी एडसॉर्प्शन का कनेक्शन बनेगा, क्योंकि सभी सरफेस फेनोमेना है, सरफेस रिलेटेड बातें होंगी और उसमें कहीं ना कहीं एडसॉर्प्शन को आगे हमें रिलेट करना ही है। सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू एडसॉर्प्शन। अब इस टॉपिक का एक सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम, इसके बाद कोलॉइड्स। सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी कोलॉइड्स। Okay, this much is enough in adsorption. Thank you.